ओके, अब हम देखने वाला है एक्रोमेगाली के बारे में। अब एक्रोमेगाली, इसकी सिंपली डेफिनेशन होती है इंक्रीज इन ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन आफ्टर प्यूबर्टी या फिर आफ्टर एपिफिशियल फ्यूजन। जब एपिफिशियल प्लेट्स होती है बोन की वो फ्यूज़ हो जाए उसके बाद अगर ग्रोथ हार्मोन की लेवल बढ़ जाती है उसे कहते हैं एक्रोमेगाली। अगर बिफोर प्यूबर्टी ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है तो उसे कहते हैं जाइगेंटिज्म। बिफोर प्यूबर्टी इट इज़ जाइगेंटिज्म, आफ्टर प्यूबर्टी या एडल्ट्स में इट इज़ एक्रोमेगाली। इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो है पिट्यूटरी एडिनोमा। एडिनोमा मतलब इट इज़ अ बिनाइन ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम द एपिथेलियल सेल्स ऑफ ग्लैंड्स। ये मोस्ट कॉमन कॉज है पिट्यूटरी एडिनोमा। पिट्यूटरी एडिनोमा के टाइप्स दिए हुए हैं, उसमें से मोस्ट कॉमन टाइप है प्रोलैक्टिनोमा। ये प्रोलैक्टिनोमा मतलब प्रोलैक्टिन सिक्रीशन बढ़ेगा। सेकंड है GH ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटिंग एडिनोमास। थर्ड इज लास्ट इज ACTH सिक्रेटिंग एडिनोमा। तो ये टाइप्स दिए हैं और FSH सिक्रेटिंग एडिनोमा, LH सिक्रेटिंग, TSH सिक्रेटिंग एडिनोमास दे आर रेयर। मोस्ट कॉमन टाइप्स आर प्रोलैक्टिनोमा, GH सिक्रेटिंग एडिनोमा और ACTH सिक्रेटिंग एडिनोमा। अब कौन कौन से स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स होते हैं जो GH को रिलीज़ करते हैं और कौन से इनहिबिटिंग फैक्टर होते हैं फॉर GH रिलीज। तो स्टिमुलेटिंग फैक्टर है हाइपोग्लाइसीमिया। इतना याद रखना, ग्लूकोज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू GH सिक्रीशन। अगर ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो GH सिक्रीशन कम होगा, अगर ग्लूकोज कम होगा तो GH सिक्रीशन ज़्यादा होगा। तो GH सिक्रीशन करना हो तो हमें ग्लूकोज को कम करना पड़ेगा, तो स्टिमुलेटिंग फैक्टर होगा हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट्स लाइक एक्सरसाइज एंड फास्टिंग। फिर इनहिबिटिंग फैक्टर्स है एजिंग, ओबेसिटी, हाइपोकैलोरिक स्टेट या माल न्यूट्रिशन। तो इसमें GH सिक्रीशन बढ़ता है, सॉरी इसमें GH सिक्रीशन कम होता है क्योंकि इसमें होता है GH रेजिस्टेंस। GH प्रोड्यूस होता है लेकिन वो इफेक्ट नहीं कर पाता। तो ये स्टिमुलेटिंग फैक्टर हो गए हाइपोग्लाइसीमिया, एक्सरसाइज एंड फास्टिंग। इनहिबिटिंग फैक्टर्स वो है ओबेसिटी, एजिंग एंड हाइपोकैलोरिक स्टेट और माल न्यूट्रिशन। विक्टिम है पैराडॉक्सिकल GH रिलीज। इसमें क्या होता है, नॉर्मल पर्सन में TRH विच इज थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो TSH सिक्रेट करता है और फिर वो T3 T4 थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस करता है। तो TRH थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और GH आपस में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होते, कोई भी उनका रिलेशन होता ही नहीं है। तो अगर हम TRH देंगे नॉर्मल पर्सन को फिर भी GH प्रोडक्शन विल नॉट इंक्रीज। जबकि एक्रोमेगाली में जब हम TRH देंगे तो GH प्रोडक्शन सडनली रैपिडली इंक्रीज होने लगेगा, उसे कहते हैं पैराडॉक्सिकल GH रिलीज। कि TRH देंगे तो GH सिक्रीशन सडनली रैपिडली इंक्रीज होगा, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, इसे कहते हैं पैराडॉक्सिकल GH रिलीज। अब पेरिफेरल एक्शंस देख लेते हैं ग्रोथ हार्मोन की, उसकी एक्शंस क्या होती है। तो एक तो उसकी डायरेक्ट एक्शंस होती है, एक डायरेक्ट एक्शंस होती है और कुछ इनडायरेक्ट एक्शन होती है जो कौन कराता है, IGF-1 इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 या इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। तो उसकी डायरेक्ट एक्शन में आता है, एक सोडियम रिटेंशन कराता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है। ओके, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है या फिर इंसुलिन सेंसिटिविटी कम करवाता है। तो उससे क्या होगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। फिर लाइपोलाइसिस करवाता है तो उसकी वजह से फ्री फैटी एसिड और ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ेगा। फिर प्रोटीन सिंथेसिस और एपिफेशियल ग्रोथ जो बोन ग्रोथ होता है उनमें भी हेल्प करता है। ये उनकी डायरेक्ट एक्शन हो गई। लाइपोलाइसिस इंक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस, सोडियम रिटेंशन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड एपिफेशियल ग्रोथ। फिर इनडायरेक्ट एक्शंस आर एग्जीक्यूटेड बाय IGF-1 इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ये कहाँ से सीक्रेट होता है, लिवर में। तो ग्रोथ हार्मोन एक्ट्स ऑन द लिवर और फिर वो प्रोड्यूस करता है IGF-1। तो उसकी एक्शन होती है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, तो फिर इंसुलिन लाइक एक्टिविटी होगी, एंटी लाइपोलिटिक एक्टिविटी, प्रोटीन सिंथेसिस, एपिफिशियल ग्रोथ, ये उसकी एक्शंस होती है। IGF-1 उसका दूसरा नाम है सोमैटोमेडिन C। सोमैटोमेडिन C इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द लिवर इन रिस्पॉन्स टू GH बाइंडिंग टू इट्स रिसेप्टर इन लिवर। GH जब लीवर पे एक्ट करता है तो उसकी वजह से लीवर प्रोड्यूस करता है IGF-1 या फिर सोमैटोमेडिन C। ये उसकी एक्शंस हो गई GH। ये सब रिलेशंस याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर GH बढ़ेगा तो IGF-1 भी बढ़ेगा, तो उसकी वजह से GH बढ़ेगा तो फिर ग्लूकोज लेवल भी बढ़ेगा, फ्री फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड लेवल भी बढ़ेगा, सोडियम रिटेंशन मतलब वाटर रिटेंशन भी होगा साथ में, तो उसकी वजह से ईडीमा भी हो सकता है, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगा। GH और उसके बाद हमने देखा था TRH कि जब TRH देंगे तो GH भी रैपिडली बढ़ेगा। और एक्रोमेगालिक पेशेंट में हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। अब एक्रोमेगाली के बारे में देखते हैं। इट इज़ कॉमन इन मेल मोर देन फीमेल, इट्स ड्यू टू
पिट्यूटरी मैक्रो एडिनोमा, कि उसका टाइप है मैक्रो एडिनोमा। एज मोर देन 40 ईयर्स में होता है। आफ्टर एपिफिशियल फ्यूजन या एपिफिशियल क्लोजर, इतना याद रखना। अगर बिफोर एपिफिशियल क्लोजर हुआ तो इट इज़ नोन एज जाइगेंटिज्म। If it occurs in young patient less than 20 years, it is due to genetic syndrome like Mann syndrome, Carney's complex, McQueenie-Albright syndrome. कि 90% of acromegaly is due to GH secreting pituitary adenoma, आपको GH secreting pituitary adenoma। उसमें से भी 20% आर सोमेटोमेमोट्रोपिक एडेनोमा, मतलब प्रोलैक्टिन एंड GH secreting एडेनोमा। उसमें प्रोलैक्टिन का लेवल भी हाई होता है और GH का लेवल भी हाई होता है। तो इन शॉर्ट एक कॉज तो याद रख लेना, GH सिक्रेटिंग एडिनोमा। फिर अदर कॉजेज आर पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स, पैरानियोप्लास्टिक GH सिक्रेशन ड्यू टू पैंक्रियाटिक आइलेट सेल ट्यूमर, कि जब पैंक्रियास में कोई ट्यूमर होगा, पैंक्रियाटिक आइलेट सेल ट्यूमर। दूसरा है GHRH सिक्रेटिंग ट्यूमर ऑफ हाइपोथैलेमस, कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेटिंग ट्यूमर ऑफ हाइपोथैलेमस। पैरानियोप्लास्टिक GHRH रिलीज ड्यू टू ब्रोंकियल कार्सिनोमा एंड स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग। ये सारे कॉजेज हो गए, 1, 2, 3 और 4। मोस्ट कॉमन इज GH सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा विच इज़ अ टाइप ऑफ मैक्रो एडिनोमा। अब पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं एक्रोमेगाली की। इसमें GH हार्मोन का इंक्रीज हो गया ड्यू टू एनी कॉज, जो एडिनोमा थे GH सिक्रेटिंग एडिनोमा, उसकी वजह से GH लेवल बढ़ेगा। फिर वो एक तो लीवर पे एक्ट करेगा और उसके बाद IGF-1 उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा। तो IGF-1 उसकी एक्शंस क्या थी, इंसुलिन लाइक एक्टिविटीज़ थी, एक तो वो बढ़ेगी। बोन कार्टिलेज उनकी साइज ग्रोथ बढ़ेगी, मसल मास बढ़ेगा, बॉडी ऑर्गन के फंक्शंस बढ़ेंगे, उनकी साइज इंक्रीज हो जाएगी के बाय IGF-1। फिर एंटी इंसुलिन लाइक इफेक्ट इसमें एडिपोस टिश्यू में एक्ट करेगा और फिर लाइपोलिसिस करवाएगा, तो फिर फ्री फैटी एसिड और ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ेंगे। फिर ग्लूकोज अपटेक कम करेगा, उसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा, ठीक, क्योंकि इट हैज़ एंटी इंसुलिन इफेक्ट, तो उसकी वजह से वो ग्लूकोज अपटेक कम करता है, तो फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। पर हमने आगे देखा था कि ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर ज़्यादा होगा तो फिर वो GH सप्रेशन करेगा, लेकिन यहाँ पे GH सप्रेशन इतना है ज़्यादा है कि वो ब्लड ग्लूकोज से भी सप्रेस नहीं हो पाता, उतना ज़्यादा GH सिक्रेशन होता है। ये है उसकी पैथोफिजियोलॉजी। क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं ऑफ एक्रोमेगाली। तो उसके कोर्स फेशियल फीचर्स क्या होंगे, एक प्रोमिनेंट सुपरा ऑर्बिटल रिच, थिक लिप्स, मैक्रोग्लोसिया मतलब एनलार्जमेंट ऑफ द टंग, फ्रंटल बॉसिंग मतलब प्रोमिनेंट, जो फ्रंटल बोन होता है वो प्रोमिनेंट हो जाएगा। प्रोग्नेथिज्म मतलब बल्जिंग ऑफ द लोअर जो, देख सकते हो लोअर जो भी बल्ज हो गया है, बल्जिंग आउट ऑफ द लोअर जो। फिर जॉ माल ओक्लूजन, डीप हस्की वॉइस ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ वोकल कॉर्ड्स। फिर लार्ज हैंड और फीट्स, कि उसमें जो स्वेलिंग होती है, इडीमा कह सकते हो, वो कहाँ पे होता है, डिस्टल पार्ट्स ऑफ द जॉइंट्स, डिस्टल पार्ट्स ऑफ हैंड्स एंड फीट। फिर द फीचर्स आर वाइडली स्पेस्ड टीथ। तो ये फेशियल फीचर्स हो गए, सुपराऑर्बिटल रिच प्रोमिनेंट, थिक लिप्स, नोज की भी ब्रॉडनिंग हो जाती है, ब्रॉडनिंग ऑफ द नोज, मैक्रोग्लोसिया, फिर जॉ माल ओक्लूजन, प्रोग्नेथिज्म, फ्रंटल बॉसिंग, डीप हस्की वॉइस एंड लार्ज हैंड्स एंड फीट। सिस्टमिक चेंजेस में जितने भी सिस्टम्स होती है, नर्वस सिस्टम, CVS, RS, ये सब में इफेक्ट आता है। तो चेंजेस क्या होंगे, नर्व मसल में, एंड्रेप्ट में न्यूरोपैथीज होगी और मायोपैथीज होगी, कि नर्व्स में न्यूरोपैथीज, मसल में मायोपैथीज। तो सिर्फ नाम याद रखना। फिर जॉइंट्स में आर्थराइटिस होगा इन्वॉल्विंग लार्ज जॉइंट्स ड्यू टू साइनोवियल हाइपरट्रॉफी, फिर आर्थराइटिस होगा, फिर आर्थरालजिया हो सकता है, आर्थराइटिस देगा, फिर कार्पल टनल सिंड्रोम। ये सब जॉइंट्स की मैनिफेस्टेशंस है। आई में एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, CVS में हाइपरटेंशन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कोरोनरी आर्टरी डिसीज एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी विच विल लीड टू डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। ये CVS के मैनिफेस्टेशन, हाइपरटेंशन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, एसिमेट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी विच विल लीड टू डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। फिर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में जो वोकल कॉर्ड्स एनलार्ज हो गया उसकी वजह से और दूसरे सॉफ्ट टिश्यू प्रोलिफरेशन की वजह से देयर विल बी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया विच विल लीड टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन। के मेन मैनिफेस्टेशन इज ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, इन शॉर्ट स्लीप डिस्टर्बेंसेस। फिर थायराइड, उसमें थायरोमेगाली की वजह से गोइटर होगा, IGF-1 एक्ट्स ऑन थायराइड विच विल कॉज गोइटर। फिर GIT में ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कॉलोनिक पॉलिपोसिस, मतलब कॉलॉन जो होता है उसमें पॉलिप्स हो जाएंगे विच विल लीड टू इंक्रीज द रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी। कॉलोनिक पॉलिप्स, इन शॉर्ट कॉलोनिक पॉलिप्स, वो याद रखो।
फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर लार्ज ट्यूमर हुआ तो जो स्टॉक होता है पिट्यूटरी स्टॉक वो भी इंजर्ड होगा, तो उसकी वजह से बाकी जो हार्मोन सीक्रेट हो रहे थे एंटीरियर पिट्यूटरी में से वो भी कम हो जाएंगे. देयर विल बी लो FSH and LH release which will lead to hypogonadism. Other abnormalities like menstrual abnormalities, low libido, impotence, gynecomastia also. Females with GH excess can have hirsutism. Hirsutism मतलब excessive facial hair in females. मेटाबॉलिक इश्यूज में हाइपरग्लाइसीमिया ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस, कई हमने देख लिया हाइपरग्लाइसीमिया. फिर हाइपरट्राइग्लिसराइडेमिया और हाइपरलिपिडीमिया ड्यू टू लाइपोलाइसिस, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी, उसकी वजह से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, तो इसकी वजह से हाइपर कैल्सीमिया होगा और हाइपर फॉस्फेटेमिया होगा. हाइपर कैल्सीमिया की वजह से हाइपर कैल्सीयूरिया होगा, जिसकी वजह से कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है. 3 चीज़ें याद रखिए, एक ग्लूकोज, एक फ्री फैटी एसिड या ट्राइग्लिसराइड और एक विटामिन डी और कैल्शियम एंड फॉस्फेट. फिर स्किन में एकेंथोसिस निग्रिगेंस, फिर स्वेट और सीबम प्रोडक्शन वो इंक्रीज होगा, एनलार्जमेंट ऑफ लिप्स एंड टंग्स, ये स्किन चेंजेस. तो इतनी सिस्टम्स अफेक्ट होगी. एक नर्व, सबसे पहले हमने नर्व और मसल देखी, उसमें न्यूरोपैथी और मायोपैथी हो रही थी. फिर रेस्पिरेटरी में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया था. CVS में हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, हार्ट फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी वो थे. GID में कॉलोनिक पॉलिप्स थे. जॉइंट्स में आर्थराइटिस, आर्थ्रल्जिया, कार्पल टनल सिंड्रोम. फिर आई में एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, थायराइड में गोइटर. फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लो FSH और RH की वजह से प्रॉब्लम्स थी, लाइक लिबिडो, इंपोर्टेंस, हाइपोगोनेडिज्म वो सब. फिर मेटाबॉलिक इश्यूज देखे, उसमें हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरट्राइग्लिसराइडेमिया, विटामिन डी लेवल इंक्रीज्ड, हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरफॉस्फेटेमिया, हाइपरकैल्सीयूरिया और कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स. लास्ट में स्किन चेंजेस, एकेंथोसिस निग्रिगेंस, इंक्रीज स्वेट एंड सीबम प्रोडक्शन एंड एनलार्ज लिप्स एंड टंग. अब डायग्नोसिस देखते हैं. डायग्नोसिस में हम एज स्क्रीनिंग टेस्ट यूज़ कर सकते हैं IGF-1 लेवल्स को. IGF-1 लेवल्स को मेजर करता है. IGF-1 लेवल इंक्रीज़ हो गए तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि GH लेवल भी इंक्रीज़ होगा. तो IGF-1 लेवल्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज एलिवेटेड इन एक्रोमेगाली. तो ये हो गया एक IGF-1 लेवल्स. फिर दूसरा मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट या कन्फर्मेटरी टेस्ट हुआ है ओरल ग्लूकोज सप्रेशन टेस्ट. इसमें क्या करते हैं हम 75 ग्राम ओरल ग्लूकोज देते हैं पेशेंट को. फिर आफ्टर 2 आवर्स क्या होगा, GH लेवल हम मेजर करते हैं. तो नॉर्मल पेशेंट में हमने ओरल ग्लूकोज दिया, उसके वजह से हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट हुआ और ग्लूकोज हमने देखा था क्या करवाता है, GH सिक्रेशन को कम करवाता है. तो हाइपरग्लाइसीमिया इट सप्रेसेस GH रिलीज. तो नॉर्मल पर्सन में GH लेवल कम होंगे, GH लेवल लेस देन 1 नैनोग्राम पर ml. जबकि एक्रोमेगलिक पेशेंट में ऐसा नहीं होगा, हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट सप्रेस नहीं कर पाएगा GH रिलीज को, तो उसकी वजह से फिर भी GH लेवल इंक्रीज ही रहेंगे. तो एक्रोमेगलिक पेशेंट में GH लेवल्स विल बी मोर देन 1 नैनोग्राम पर ml. फिर अदर टेस्ट्स आर TRH लेवल. हमने पहले देखा था अगर TRH एडमिनिस्टर करेंगे इन पेशेंट्स ऑफ एक्रोमेगाली तो फिर सडनली रैपिड इंक्रीज आएगा इन GH लेवल्स, तो वो हम कर सकते हैं. फिर एक L-डोपा, डोपामिन लेवल रिड्यूस करता है GH हार्मोन को. ये भी सिमिलर एक्शन टू ग्लूकोज. डोपा लेवल L-डोपा वो भी डिक्रीज करता है GH लेवल को इन एक्रोमेगलिक पेशेंट, जबकि इंक्रीज करता है GH को इन नॉर्मल पेशेंट. कि ग्लूकोज कम करता है, L-डोपा वो भी कम करता है, TRH वो इंक्रीज करता है और सोमैटोस्टैटिन वो भी कम करता है. कि सोमैटोस्टैटिन वो भी रिड्यूस करता है GH लेवल को. फिर एक बार ये डायग्नोस्टिक टेस्ट हम कर लेंगे, बायोकेमिकल टेस्ट. उसमें अगर एबनॉर्मलिटी आई तो फिर हम सस्पेक्ट करेंगे कि पेशेंट को एक्रोमेगाली हो सकता है. फिर दोबारा उसमें हम कंफर्म कैसे करेंगे, बाय MRI. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कौन सा है, गैडोलिनियम एनहेंस्ड MRI. गैडोलिनियम एनहेंस्ड MRI इट इज डन व्हेन बायोकेमिकल टेस्ट्स आर एबनॉर्मल एंड MRI विल कंफर्म द डायग्नोसिस. तो MRI में फाइंडिंग क्या आएगी, पिट्यूटरी एडिनोमा. तो यहाँ पे देख सकते हैं पिट्यूटरी एडिनोमा है, तो हम विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्रोमेगाली. फिर अदर रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन सर एक्सरे स्कल, जिसमें हमें जो सेला टर्सिका होता है, जिसमें पिट्यूटरी फोसा होता है, वो एनलार्ज दिखेगा. दूसरा फ्रंटल और मैक्सिलरी साइनस वो भी एनलार्ज दिखेंगे ड्यू टू पिट्यूटरी ग्लैंड इन्वेशन. फिर एक्सरे ऑफ हैंड्स एंड फीट, उसमें हमें इंक्रीज्ड थिकनेस देखने को मिलेगी इंट्राआर्टिकुलर कार्टिलेज की. एरोहेड टफ्टिंग ऑफ द डिजिटल डिजिट्स.
दूसरे विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स देख सकता है, पिट्यूटरी फंक्शन टेस्ट देख सकता है, फिर इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रेन है MRI, एक्सरे स्कल एंड एक्सरे ऑफ हैंड्स एंड फीट। ओके, MRI के मैं इमेजेस आपको बाद में अभी दिखा रहा हूँ थोड़ी देर में, एंड में। अब देख लेता है ट्रीटमेंट ऑफ एक्रोमेगाली। ट्रीटमेंट ऑफ एक्रोमेगाली ऑलवेज इट इज़ सर्जरी। फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट इज ऑलवेज सर्जरी। सर्जरी कौन सी? ट्रांसफिनोइडल सर्जिकल रिसेक्शन। ट्रांसफिनोइडल सर्जिकल रिसेक्शन, इसमें ओनली 50% मैक्रोएडिनोमा आर क्योर, जबकि अगर माइक्रोएडिनोमा होगा तो फिर 80% ऑफ माइक्रोएडिनोमा आर क्योर। उससे पहले हम देख रहे हैं मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या होगी इन पेशेंट्स ऑफ एक्रोमेगाली। तो उसमें हार्ट फेलियर हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, कोलोनिक कार्सिनोमा हो सकता है। ये सारी डेथ के कॉजेज हो सकते हैं। फिर हमारी एम क्या होना चाहिए? एम ऑफ द थेरेपी टू रिड्यूस IGF-1 लेवल्स, कंट्रोल एडिनोमा साइज, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, फिर रिवर्स द मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज एंड टू लोअर ग्रोथ हार्मोन लेवल टू लेस देन 1 नैनोग्राम पर ml। तो ये हमारी एम होना चाहिए। फिर हमने फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट तो देख ली, सर्जरी, ट्रांसफिनोइडल सर्जिकल रिसेक्शन। इसमें माइक्रोएडिनोमा होगा तो फिर 50% चांस है कि वो क्योर हो जाएंगे, जबकि माइक्रोएडिनोमा में 80% केसेस क्योर हो जाता है। इसमें रिलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा होता है। तो इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी, इमीडिएटली पोस्ट सर्जरी हम ग्रोथ हार्मोन एस्टिमेशन करेंगे। अगर ग्रोथ हार्मोन इज़ नॉट डिटेक्टेबल तो फिर रिस्क ऑफ रिलैप्स इज लो। अगर ग्रोथ हार्मोन इज स्टिल डिटेक्टेबल द रिस्क ऑफ रिलैप्स इज हाई। अगर रिस्क ऑफ रिलैप्स हाई हुआ तो फिर हम ड्रग्स देंगे या मेडिकल मैनेजमेंट देंगे पेशेंट को। हम पहले सर्जिकल मैनेजमेंट ना दें और डायरेक्ट मेडिकल मैनेजमेंट दें, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन उसके इंडिकेशंस क्या है? इफ व्हेन पेशेंट हैज़ नो रिस्क ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट दैट और द कैंडिडेट इज़ अनफिट फॉर द सर्जरी, या फिर देयर इज एक्सेसिव ट्यूमर स्प्रेड, और हमें पता है कि रिजेक्शन से भी ट्यूमर का साइज़ कम नहीं होने वाला। तो ऐसे केसेस में हम डायरेक्ट मेडिकल मैनेजमेंट देंगे, लेकिन फर्स्ट लाइन होगी हमेशा सर्जिकल, जिस ट्रांसफिनोइडल सर्जिकल रिसेक्शन। तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या क्या देंगे? हमने जो पहले देखा था वही, सोमेटोस्टैटिन GH लेवल को कम करवाती है, इट इज़ अ GH इनहिबिटर। तो फिर हम सोमेटोस्टैटिन एनालॉग्स देंगे। इसका एग्जांपल है लैंड्रियोटाइड। ये लैंड्रियोटाइड जिस द ड्रग ऑफ चॉइस। दूसरा है ऑक्ट्रियोटाइड और लैंड्रियोटाइड। फिर GH रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, सिंपली GH रिसेप्टर एंटागोनिस्ट लाइक पेग्विसोमेंट। फिर D2 एगोनिस्ट, हमने देखा था L-डोपा, वो GH सिक्रेशन कम करवाता है, तो इसमें D2 एगोनिस्ट देंगे लाइक ब्रोमोक्रिप्टिन, कार्बोगोलिन, कैब्रागोलिन। तो ये मेडिकल मैनेजमेंट शॉर्ट, सोमेटोस्टैटिन एनालॉग्स, फिर GH रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड D2 एगोनिस्ट। ड्रग ऑफ चॉइस इज सोमेटोस्टैटिन एनालॉग्स विच इज लैंड्रियोटाइड और ऑक्ट्रियोटाइड। फिर थर्ड लाइन ऑफ मैनेजमेंट इज रेडियोथेरेपी। अगर पेशेंट मेडिकली अनफिट फॉर सर्जरी गो फॉर गामा नाइफ स्टीरियोटैक्टिक रेडियोथेरेपी। तो ये मैनेजमेंट हो गई, पहली सर्जिकल, दूसरी मेडिकल और तीसरी है रेडियोथेरेपी। इसमें गामा नाइफ स्टीरियोटैक्टिक थेरेपी। अब डायग्नोस्टिक एल्गोरिथम क्या होगा एक्रोमेगाली का? सबसे पहले हम IGF-1 लेवल मेजर करेंगे। अगर वो नॉर्मल हुआ तो फिर एक्टिव एक्रोमेगाली विल बी रूल्ड आउट। अगर वो एलिवेटेड होगा तो फिर हम कंफर्म करेंगे विथ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, वो बाद में देखते हैं। अगर इक्विवोकल हुआ या फिर थोड़ा स्लाइटली इंक्रीज हुआ तो फिर हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करेंगे विथ GH लेवल मेजरमेंट। ग्लूकोज देने के बाद अगर GH सप्रेशन हुआ तो फिर एक्टिव एक्रोमेगाली इज रूल्ड आउट। अगर GH सप्रेशन नहीं हुआ, GH लेवल मोर देन 1 नैनोग्राम पर ml हुआ, तो फिर हम फिर से वही रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस गैलोडीनियम एनहेंस्ड MRI स्कैन। तो उसमें अगर हमें नॉर्मल दिखा तो फिर हम चेस्ट एंड एब्डोमेन CT करेंगे एंड GHRH लेवल मेजर करेंगे टू डायग्नोस एक्स्ट्रा पिट्यूटरी एक्रोमेगाली, जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम ऑफ पेंक्रियास, पेंक्रियाटिक आइलेट सेल ट्यूमर, उनकी वजह से भी हो सकता है। तो अगर मास प्रेजेंट नहीं हुआ इन द पिट्यूटरी फोसा तो फिर हम ये करेंगे। अगर मास प्रेजेंट हुआ इट विल कंफर्म GH सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा। तो ये डायग्नोस्टिक एल्गोरिथम। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हम IGF-1 से, वो नॉर्मल हुआ या फिर स्लाइटली इंक्रीज और एलिवेटेड। फिर बाद में आएंगे हम OGTT ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, फिर एंड में MRI स्कैन से कंफर्म करेंगे। फिर ट्रीटमेंट एल्गोरिथम में फर्स्ट लाइन इज सर्जिकल ट्रांसफिनोइडल सर्जिकल रिसेक्शन। इसमें हम कंबाइन कर सकते हैं
या नहीं कर सकते हैं विथ मेडिकल मैनेजमेंट। अगर सर्जिकल फेल हुई तो फिर हम मेडिकल मैनेजमेंट देंगे, जिस मोस्ट कॉमनली सोमेटोस्टेटिन एनालॉग्स। फिर है GH एंटागोनिस्ट एंड डोपा एगोनिस्ट। थर्ड लाइन इज रेडियोथेरेपी, वो सर्जिकल, मेडिकल एंड रेडियोथेरेपी। कि ये कुछ एक इमेज दी हुई है ऑफ फेशियल फीचर्स ऑफ एक्रोमेगाली। इसमें से फ्रंटल बॉसिंग, प्रोमिनेंट सुपर ऑर्बिटल रिच, जो नोज उसका भी एनलार्जमेंट, थिकनिंग ऑफ नेजोलेबियल फोर्ड, थिकनिंग ऑफ लिप्स, थिकनिंग ऑफ टंग होगी, जो होगा उसका प्रोट्रूशन होगा, यहाँ पे देख सकते हो, प्रोग्नेसिज्म बोलते हैं, विच इज बल्जिंग आउट ऑफ द जॉ। तो फेशियल फीचर्स होंगे। फिर ये नॉर्मल इमेज है, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ पे होता है। एक यहाँ पे इस सेला टर्सिका होता है, जिसमें होता है पिट्यूटरी फोसा। ओके, देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल स्पिनोइडल साइनस के ऊपर यहाँ पे सेला टर्सिका होता है, जिसमें होता है पिट्यूटरी फोसा, वहाँ पे प्रेजेंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के राइट अबाउ द स्फिनोइड साइनस। कि ये स्फिनोइड साइनस, स्फिनोइडल साइनस, उसके यहाँ पे ऊपर होता है पिट्यूटरी फोसा या फिर सेला टर्सिका। इसमें देख सकते हो पिट्यूटरी ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो गया, तो ये पिट्यूटरी एडिनोमा है। दूसरा ये स्पिनोइड साइनस होगा, यहाँ ये रहा पिट्यूटरी ग्लैंड, इसमें देख सकते हो स्पिनोइड साइनस दिख ही नहीं रहा और पिट्यूटरी ग्लैंड इतना एनलार्ज हो गया, तो ये केस ऑफ पिट्यूटरी एडिनोमा। कि ये AP व्यू है डिनोटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा। ये और ज़्यादा क्लियर है, ये स्पिनोइड साइनस, यहाँ पे इसके ऊपर होता है पिट्यूटरी फोसा, तो यहाँ पे होगा पिट्यूटरी ग्लैंड, इसमें उसकी एडिनोमा हो गई है, पिट्यूटरी एडिनोमा। तो ये था पूरा एक्रोमेगाली के बारे में।